हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की एसएसटी की इस मास्टर क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी क्लास 10th के हिस्ट्री पोर्शन के पहले चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इनको पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मींस अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो अक्सर पूछे जाते हैं। और इन्हें पढ़ा आपने तो पहली चीज तो ये कि 70% आपका चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पहले चैप्टर से हैं। तो बच्चों, ये हैं वो 9 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले चैप्टर से काफी टाइम्स पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कई बार आए हैं, फ्रिक्वेंटली आए हैं, वर्डिंग चेंज हो जाती है, लेकिन बच्चों कंसेप्ट आपका हमेशा सेम रहता है। तो हम मेन कंसेप्ट की बात करेंगे। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने भविष्य के पेपर वगैरह के लिए, बोर्ड एग्जाम के वगैरह के लिए, चाहे आपका वो होम एग्जामिनेशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उससे रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ था बच्चों, उसने किस तरीके से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को फैलाया, क्या उसका रोल रहा है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चों अच्छे से याद होगा कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था सबसे पहली बार कब हुआ था? 1789 में। 1789 में हमारे यहां पर यानी कि यूरोप में, फ्रांस में पहली बार रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन ने बच्चों 3 चीजों को इमर्ज किया। पहला, लोगों के बीच में लिबर्टी के, ठीक है, कि लिबर्टी लाई। साथ में इक्वेलिटी की बात की। जब इक्वेलिटी आ गई और उसके साथ साथ किसकी बात की? फ्रेटर्निटी की बात की। यानी कि 1789 के रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी की भावनाओं को लाया। यानी कि जो हमारा देश होना चाहिए वहां पर जनता का यानी कि सिटीजन्स का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि किसी राजा का। पहली चीज, ठीक है, सभी समान होने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, भाईचारे की भावना एक होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं फ्रांस के इस सेंटिमेंट ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और आसपास के जितने भी रीजन्स थे उनको लगा कि नहीं, हमारे यहां पर भी ऐसा होना चाहिए। तो इसी लिबर्टी, इक्वेलिटी और फर्टिलिटी ने जन्म दिया किसको? नेशन स्टेट को। किसको जन्म दिया बच्चों? नेशन स्टेट को। और यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है किसकी? यूरोप में नेशनलिज्म की। तो इस तरह का एक रोल रहा है, रोल प्ले किया है किसने? हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को लाने के लिए। यानी 1789 में आप जानते हो उससे पहले क्या था? मोनार्क सिस्टम हुआ करता था, इनके पास प्रिविलेजेस हुआ करते थे बाय बर्थ। लेकिन उन्हीं बाय बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म करते हुए 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के बीच में लिबर्टी, इक्वेलिटी और फर्टिलिटी के सेंटिमेंट्स को लगाया और यही सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आसपास के यूरोप के जितने भी रीजन्स थे उनको क्या करता है? प्रभावित करता है, और वो भी अपने रीजन को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक, तो ये एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी बच्चों पहले क्वेश्चन की। ठीक है, डिटेल के लिए आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम अपने हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएसटी को हम वहां पर बहुत ही विजुअलाइज तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे ऐप के ऑनलाइन बैच को। ठीक, चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वो है हु वॉज गुजिप्पी मजीनी, एक्सप्लेन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गुजिप्पी मजीनी कौन थे और इटली के यूनिफिकेशन में उनका क्या रोल था? तो आप अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों कि गुजिप्पी मजीनी एक नेशनलिस्ट लीडर थे। ठीक है, कौन थे? एक नेशनलिस्ट लीडर थे। कहां के? आपके इटली के।
इटली के नेशनलिस्ट लीडर थे और उस समय जो इटली था, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कई पार्ट्स में डिवाइड था। और गुजिपी मजीनी स्टार्टिंग से ही बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज चलती थी, कहां पर, आपके इटली में, और उसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा रहकर वो हमेशा से इटली को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के रास्ते पर लगातार चल रहे थे। तो बात करते हैं गुजिपी मजीनी की, तो इन्होंने 1831 में बच्चों एक यंग इटली, ठीक है, यंग इटली करके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसके कारण इनको इटली से बाहर भी निकाल दिया गया, यानी देश निकाला दे दिया गया। लेकिन ये रुके नहीं और अपनी इसी यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू पूरे इटली में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करते रहे, और उन्हीं का प्रभाव था, उन्हीं का ये कंट्रीब्यूशन था कि इंड में आपका होता क्या है कि इटली यूनिफाइड हो जाता है। तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे गुजिपी मजीनी का। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये इस शॉर्ट कहानी इनकी यही थी। इसके थ्रू आप इतना जान सकते हो कि भाई इन्होंने क्या रोल प्ले किया, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक, तो मेन इंपॉर्टेंस इनकी ये थी, 1831 में सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट किया इन्होंने, और उसी सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू इन्होंने पूरे इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश की, और अपने इस काम में वो सक्सेसफुल भी हुए। अब आपके सामने बच्चों आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, जो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मेंशन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। कि भाई जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क का क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन पर काम किया। तो देखिए बच्चों, लगभग स्टोरी हर एक यूनिफिकेशन की सेम रही है। जैसे अभी आपने इटली में देखा कि इटली भी कई पार्ट्स में डिवाइड था, उसी तरीके से जर्मनी भी स्टार्टिंग में कई रीजन्स में डिवाइड था। लेकिन हुआ क्या, जैसा कि आप जानते हो कि आप बहुत ही फेमस कोट आपको पूरे हिस्ट्री में पहले चैप्टर में मिलेगा, जो कि है ड्यूक मेटरनिक का, कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि फ्रांस को अगर सर्दी हुई, या व्हेन फ्रांस स्नीचेस यानी कि जब फ्रांस को छींक आई, वैसे ही पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। सेम वही चीज हुआ, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, वहां पर लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने मोनार्की सिस्टम को हटाया। उसी का प्रभाव देख करके जर्मनी के जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको भी लगा कि यार हमारी जर्मनी भी एक प्रॉपर नेशन स्टेट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उस समय के करंट के जो भी मोनार्क थे उन्होंने उनकी इस बात को नेग्लेक्ट कर दिया और अपने ट्रूप्स के थ्रू उस पर्टिकुलर मूवमेंट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, लेकिन बाद में उनको यह एहसास हुआ कि आज नहीं तो कल मैं कमजोर हो सकता हूं, और यही नेशनलिस्ट लोग हमें उठा करके फेंक देंगे, तब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ऑटोमन बिस्मार्क जो पर्सिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके थ्रू जर्मनी को एक नेशन स्टेट यानी यूनिफिकेशन के लिए ऑटोमन बिस्मार्क को चुना। तो ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया बच्चों, एक पॉलिसी है ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन। इस पॉलिसी के थ्रू ऑटोमन बिस्मार्क ने 3 वॉर लड़े, ठीक है, 3 युद्ध लड़े, और उस 3 युद्ध के साथ प्यारे बच्चों इन्होंने 1871 को जर्मनी को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इनके रोल की अगर हम बात करें तो ऑटोमन बिस्मार्क पर्सिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय के करंट के जो जर्मन मोनार्क थे उन्होंने इनको बुलाया, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप जर्मनी की यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाइए। इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का यूज किया, 3 वॉर लड़े, और उस 3 वॉर के बाद इन्होंने 1871 में जर्मनी को प्यारे बच्चों क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, यानी एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आता है बच्चों 4th क्वेश्चन, जो कि है व्हाट वाज रोमांटिज्म, हाउ डिड कल्चर हेल्प इन डेवलपिंग नेशनलिज्म। बच्चों ये एक थीम की तरह है आपके चैप्टर में, जहां पर यह बताया गया है कि केवल वॉर के थ्रू ही नहीं आप नेशनलिज्म को नहीं स्प्रेड कर सकते हो, कहीं ना कहीं कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो बच्चों रोमांटिज्म का मतलब केवल इतना है, कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, तो वॉर को किनारे करके कुछ कल्चरल मूवमेंट
शुरू किए गए जिसके थ्रू लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाया गया। तो उस समय के कुछ राइटर्स थे, कुछ पोएट्स थे जो फोक कल्चर ट्रेडिशन को क्या करते थे अपने कंपोजिशन में, कह सकते हो कि जो भी वो रचनाएं करते थे, जो भी कंपोजिशन करते थे, उनमें इन्वॉल्वमेंट की, फोक कल्चर, फोक ट्रेडिशन, हिस्ट्री को, लोगों के सेंटिमेंट्स को उन कंपोजिशंस के साथ जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, ताकि लोग अपने कल्चर को लेकर के प्राइड फील करें। और कहीं ना कहीं उसी प्राइड ने लोगों के बीच में किसको बढ़ावा दिया? नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो सिंपल से अगर हम बात करें बच्चों रोमांटिज्म की, तो रोमांटिज्म का मतलब है कल्चरल मूवमेंट, कल्चर को फॉलो करते हुए, कल्चर के प्रति प्राइड फील करते हुए लोगों के बीच में जो सेंटिमेंट फैला, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रोमांटिज्म कहते हैं। आई होप बात समझ में आपको आई होगी। अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो बच्चों फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड का वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बाल्कन रीजन इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, कि बाल्कन रीजन का सिग्निफिकेंस क्या रहा है और कैसे यहां पर नेशनलिज्म बढ़ा। तो अगर हम बात करें तो देख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बाल्कन रीजन के कुछ आपको यहां पे नेशन स्टेट्स दिख रहे होंगे, जैसे आपको साइबेरिया दिख रहा होगा, ग्रीस दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब आपके बाल्कन रीजन के नेशंस है। तो बच्चों बाल्कन रीजन जो था वो बहुत ही डाइवर्स था, यहां पे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहा करते थे और ये एथनिक ग्रुप हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हमारे यहां पर नेशनलिज्म यानी यूरोप में नेशनलिज्म फैल रहा था, तो यहां के बाल्कन रीजन के जो भी एथनिक ग्रुप्स थे उनके मन में भी आया कि हमारा भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए। तो वो एथनिक ग्रुप, अलग अलग एथनिक ग्रुप जो बाल्कन रीजन के थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। किसकी वजह से? नेशनलिज्म की वजह से, कि हम अपना एक नेशन स्टेट बनाएंगे। और यही नेशनलिज्म आगे चल के बच्चों आपको पता होगा किसको जन्म देता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बच्चों यहीं से होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बाल्कन रीजन के स्टेट्स थे या जो भी कंट्री थी, ये जब आजादी के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, तो पहले तो भाई जैसे होता ना कि छोटे बच्चे लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़े लोग लड़ने लगते हैं तो वो भयावह हो जाता है। उसी तरीके से जब ये छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब यूरोप की पावर्स, ठीक है, मोस्ट पावरफुल स्टेट्स जब इन्वॉल्वमेंट यहां पर ले लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है ये बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिग्निफिकेंस और राइज इन नेशनलिज्म की सिंपल सी बात बच्चों बस केवल के लिए इतनी है कि जब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई, उसी नेशनलिज्म की फीलिंग की स्प्रेड होने के साथ बाल्कन रीजन के जितने भी स्टेट थे उनके अंदर भी ये आया कि हमारा भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए वह जितने भी एथनिक ग्रुप थे एक दूसरे के साथ लड़ते हुए अपने रीजन को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते थे। और यही नेशनलिज्म की फीलिंग, यही एथनिक ग्रुप्स का वॉर आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम अपनी इस मास्टर क्लास को यहीं रोकते हैं। आपको मैंने आज बताया कि आपके 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आपने पढ़ लिया तो 70% आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसमें से आज हमने शॉर्ट में इन 5 क्वेश्चंस को देखा। बने रहिए हमारे साथ, हम बाकी के बचे हुए, ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस हैं बच्चों उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे ऑनलाइन ऐप को, ऑनलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बढ़िया बेहतरीन विजुअलाइज तरीके से पूरी एसएसटी को समझाया जाएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, आपके बोर्ड से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर प्रोवाइड होंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।